हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। वेलकम टू फिजिक्सी चैनल। तो आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है, दैट इज एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर ऑफ मेजरमेंट का मीनिंग क्या है, ये समझने से पहले हमें ये क्लियर करना होगा, जैसे हमने प्रीवियस सिग्निफिकेंट फिगर वाले लेक्चर में भी बड़ी डिटेल में डिस्कस करा। थोड़ी सी बात दोबारा फिर करते हैं। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो प्रॉब्लम आती ही आती है। कैसे से मैंने एक वायर है ए बी, दिस इज द वायर जिसकी मैंने लेंथ मेजर करनी है। 0 से शुरू होकर मुझे नजर आ रहा है कि 6 तक इसकी जो लेंथ है वो बन रही है। ये सेंटीमीटर स्केल है, तो मैं कह सकता हूं कि लेंथ इसकी 6 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर मैं इसको जूम करके देखूं, इसको मैंने जूम करा, मैंने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो मैंने क्या देखा कि ये जो वायर है जिसकी मैंने लेंथ मेजर करनी है और जो ये डिजिट है 6, उसके सामने जो मार्क है उस मार्क की भी तो अपनी कुछ लेंथ है और सॉरी थिकनेस है भाई, उसकी भी तो कुछ थिकनेस है। तो मैं बोलूं इस थिकनेस के बारे में, देखो क्या बोलूं कि यहां से शुरू होकर यहां तक जाती है, तो मैं इसको 6 लेना है या नीचे वाले को 6 लेना है, प्रॉब्लम आ गई। यानी मैं इसको 6 लूं या नीचे वाले को 6 लूं, प्रॉब्लम आ गई। तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम और है कि मैं जब इसकी लेंथ लिखना चाहता हूं कि 6 सेंटीमीटर लिखूं या इससे थोड़ा सा ज्यादा लिखूं या ऊपर तक 6 सेंटीमीटर है यहां तक लिखूं, देयर इज प्रॉब्लम, देयर इज प्रॉब्लम। तो रीडिंग लेने में बड़ी दिक्कत होगी। उसी तरह अगर मैं ये देखूं, मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, सेंटीमीटर स्केल पर मैं उसको मेजर करना चाहता हूँ, ये 1 से शुरू होकर मुझे दिख रहा है कि 6.5 सेंटीमीटर है। लेकिन जब मैंने इसको करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो मैंने कुछ कहानी और ही पाई। ये जो वायर है 6.5 से जस्ट ऊपर है, 6.6 से नीचे है, 6.5 से ऊपर है। तो आप क्या वैल्यू लोगे? 6.51 लिखोगे, 6.52 लिखोगे, 6.53 लिखोगे, 6.54 लिखोगे, 6.55 लिखोगे, क्या लिखोगे? आई कांट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है, जो ये कम से कम मेजर करता है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो मेरे लिए 6.5 तो फिक्स है, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 6.6 नहीं है, तो आई एम डाउटफुल कि क्या रीडिंग लेनी चाहिए। तो बेटा आप कोई भी मेजरमेंट करो, कोई भी मेजरमेंट करो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करो, उसका जो लास्ट डिजिट होता है दैट इज ऑलवेज डाउटफुल। जो बच्चे आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का लेक्चर नंबर 1-2 देख लें, ताकि उनको ये बातें अच्छी ढंग से समझ आ सके। तो बेटा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट उसकी एरर होती है, लास्ट डिजिट उसकी एरर होती है, हमेशा डाउटफुल होता है। ये बातें पहले भी डिस्कस्ड है। यानी जब भी हम मेजरमेंट करेंगे देयर इज एन एरर, उसमें एरर आएगी आएगी। एरर के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, हम 1 बाय 1 सारे सोर्सेज की बात करेंगे। कुछ को हम रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, हर एक का अपना अपना सिस्टम है, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात तो क्लियर होगी कि एरर तो मेजरमेंट में आएगी ही आएगी। तो इसका मीनिंग जब भी मुझे एरर लिखना है तो मैं क्या लिखूं बेटा? हर एक चीज की एक तो होती है ट्रू वैल्यू, एक तो होती है ट्रू वैल्यू। जब भी आप कोई भी लेंथ मेजर करते हो, वॉल्यूम मेजर करते हो, एरिया मेजर करते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर करते हो, जो भी क्वांटिटी अंडर ऑब्जर्वेशन है, जब भी आप मेजरमेंट करते हो, एक उसकी ट्रू वैल्यू कोई ना कोई तो होगी, एक वैल्यू होगी जो आपने मेजर करी। तो एरर क्या होगी? फिर बात क्लियर है, ट्रू वैल्यू जो सही वैल्यू है माइनस मेजर वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एरर, उसे हम एरर कहेंगे। दैट इज एरर ऑफ मेजरमेंट। ओके, दैट इज एरर ऑफ मेजरमेंट, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि जो ट्रू वैल्यू है वो हमें पता कैसे चलेगी, वो भी हम सीखेंगे कि ट्रू वैल्यू हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, किसी भी क्वांटिटी की जिसकी हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, उसकी ट्रू वैल्यू लेते कैसे। ऑल आर वेरी गुड क्वेश्चन। आज 1 बाय 1 सारा कुछ डिस्कस होने वाला है। आज का लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर आगे जो क्वेश्चन बनेंगे यू विल बी स्टन्ड कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन इजी भी हैं और बड़े डेप्थ वाले हैं, मजा आ जाएगा।
अब एक बात और इंपॉर्टेंट है, आप जो मेजरमेंट करोगे हो सकता है ट्रू वैल्यू से ज्यादा कर लो, हो सकता है कम कर लो। एक बात तो क्लियर है, एरर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और जीरो। ये आइडियल केस है, जीरो मीनिंग आइडियल केस, कि आपने एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर, ट्रू वैल्यू के बराबर मेजरमेंट कर ली। ये वैसे आइडियल केस है, ऐसा होता नहीं है। एरर या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर आपने मेजरमेंट की वैल्यू ज्यादा बड़ी निकाल ली ट्रू वैल्यू से, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। मेजर्ड वैल्यू कम निकाली ट्रू वैल्यू से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो आइडियल केस है। तो अब हम बात करते हैं कि सोर्सेज क्या है, एरर आती कैसे है, व्हाट आर द सोर्सेज, क्या क्या कारण हो सकते हैं एरर आने के। लेकिन उससे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि एरर होती कितनी तरह की, फिर एक एक को उठा के उसके सोर्सेज, उसको रिड्यूस करने के तरीके या एलिमिनेट करने के तरीके, जो एलिमिनेट हो सकते हैं एलिमिनेट करेंगे, जो रिड्यूस हो सकती है रिड्यूस करेंगे, एरर मिनिमाइज करेंगे, एक एक की बात डिटेल में करेंगे। पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है सिस्टमैटिक एरर। एक होती है ग्रोस एरर और एक होती है रैंडम एरर। वन बाय वन सभी को डिटेल में बात करते हैं। सिस्टमैटिक एरर, ग्रोस एरर, रैंडम एरर। सबसे पहले हमारा डिस्कशन पॉइंट है सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर है क्या चीज? एरर विच अकर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेट पैटर्न, जिसका कोई पैटर्न होगा जो कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे सिस्टमैटिक एरर आती है? सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट लेते हो, एक एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट तो होता है, जैसे मैंने एमीटर लिया, एक सही एमीटर क्या होगा, ये एमीटर की स्केल है, ठीक है, और ये एमीटर की नीडल, ये जीरो। अगर नीडल जीरो पर है, अगर नीडल जीरो पर है तो ये तो एक्यूरेट है, एक्यूरेट एमीटर है, ठीक है। अगर मेरे पास एमीटर हो ऐसा, इस जैसा एमीटर हो मेरे पास, ये एमीटर क्या शो कर रहा है, चेक करो। ये तो भाई बिना करंट दिए ही 0.3 की रीडिंग दे रहा है। चेक करो, दिस इज 0.3, दिस इज 0.3। ये बिना ही करंट दिए 0.3 की रीडिंग दे रहा है। व्हाट डज इट मीन? जब आप इस एमीटर को किसी भी सर्किट में यूज करोगे, ये 0.3 एम्पियर ज्यादा रीडिंग देगा। ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, देखो ऑलरेडी यहां से आगे बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी ये 0.3 की रीडिंग दे रहा है। तो जब मैं इसको यूज करूंगा कहीं भी, किसी भी सर्किट में यूज करूंगा, मान लो उसमें ट्रू करंट 1 एम्पियर है, ये कितना शो करेगा, 1.3। मान लो किसी सर्किट में करंट जो है वो 0.5 एम्पियर, ये शो करेगा 0.8। ये तो एरर देगा ही देगा। और जितनी बार इसको यूज करोगे ये कॉन्स्टेंटली 0.3 एम्पियर बढ़ा बढ़ा के बताता जाएगा, बताता जाएगा, बताता जाएगा। एक डेफिनेट पैटर्न है इसकी एरर का, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का मीनिंग है कि इंस्ट्रूमेंट में ही कोई खराबी है, इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी है, ठीक है। ये ट्रू वैल्यू से ज्यादा वैल्यू बताएगा। इसका मीनिंग, जब मैं ऐसा एमीटर यूज करूंगा तो मुझे रीडिंग में से 0.3 माइनस करना होगा ताकि मैं सही रीडिंग ले पाऊं। इस तरह की इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकती है। हो सकता है कोई ऐसा मेरे पास एमीटर हो या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो, ये उसकी जीरो, ये उसकी स्केल, और नीडल यहां हो, नीडल यहां हो, नीडल ऑलरेडी नेगेटिव शो करती, नीडल ऑलरेडी नेगेटिव शो करती, तो ये कम रीडिंग देगा। अगर ये वाला एमीटर ज्यादा रीडिंग दे रहा था, पहले वाला एमीटर ये ज्यादा रीडिंग दे रहा था, तो ये वाला एमीटर कम रीडिंग देगा। जहां आपने 1 एम्पियर मेजर करना है, ये 1 एम्पियर से कम मेजर करेगा। एरर है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं डिफेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स, और ये इंस्ट्रूमेंटल एरर कही जाएगी। इसको हम जीरो एरर भी कहते हैं। जीरो एरर, इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है तो जीरो एरर है, या तो ये बढ़ा के बता रहा है या कम बता रहा है, दिस इज जीरो एरर, ठीक है। अगर जीरो के एग्जैक्टली बराबर नीडल है उसे हम एक्यूरेट कहेंगे, अदरवाइज जीरो एरर वाला डिफेक्टेड इंस्ट्रूमेंट है। इसे यूज करोगे तो डिफेक्ट रीडिंग में आएगा ही आएगा, एक डेफिनेट पैटर्न होगा, कांस्टेंट एरर इंट्रोड्यूस होती चली जाएगी। नेक्स्ट बात आती है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या टेक्निक्स यूज होनी चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर यूज होने चाहिए, हमें परफेक्शन ही नहीं है, हम इम्परफेक्ट हैं। कैसे?
मान लो एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर लेते हैं, उसका टेम्परेचर सेट करके हमारी बॉडी के हिसाब से देख के डाउन करके मुंह में डाल देते हैं, तो टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम आर्म पिट में लगाते हैं, हम यहाँ लगा लेते हैं थर्मामीटर, ऐसे थर्मामीटर लगा लेते हैं, तो यहाँ जो रीडिंग आएगी वो हमेशा कम रीडिंग आएगी। सही टेम्परेचर, सही फीवर हमें पता ही नहीं चल पाएगा ह्यूमन बॉडी का कितना है, ठीक है। तो यहाँ हमेशा लोअर रीडिंग आएगी, हमेशा लोअर रीडिंग। तो इम्परफेक्शन हमें पता ही नहीं है अभी कहाँ लगाना चाहिए, आर्म पिट में लगाना चाहिए या माउथ में लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए हमें जानकारी नहीं है, तो हम अपनी मर्जियां किए जा रहे हैं, तो इम्परफेक्शन है, तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। इसी तरह मान लो मैं किसी बॉडी के हीट के रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ और हीट एनवायरनमेंट को रेडिएट हो रही है, रेडिएट हो रही है, रेडिएट हो रही है, लेकिन मैं तो अपना लगा हुआ हूँ, मैंने रेडिएशन इफेक्ट लिया ही नहीं और अपनी ऑब्जर्वेशन लिए जा रहा हूँ, रीडिंग लिए जा रहा हूँ, मुझे प्रोसीजर का पूरी जानकारी नहीं है, मुझे टेक्निक नहीं आती, वो रेडिएशन जो हीट रेडिएशन में गई मैंने उसका काउंट नहीं किया। मान लो आप किसी बॉल का वेट मेजर करना चाहते हो इन वाटर, आप चले गए आराम से लिया बैलेंस और पहुंच गए मेजर करने, आपने बॉयंसी का आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ध्यान ही नहीं करा, बॉयंट फोर्स लगती है, अपथरस लगती है, उसका अकाउंट ही नहीं लिया, आप एक्सपेरिमेंट करने लगे, ऑब्जर्वेशन लेने लगे। भाई इस तरह एक्सपेरिमेंट करोगे तो कैसे रीडिंग आएगी सही, एरर तो फिर आएगी आएगी। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए टेक्निक्स की, प्रोसीजर की, वरना एरर तो पक्का ही पक्का है। देखो इंस्ट्रूमेंट हमारा खराब हो सकता है, कई तरह की दिक्कत हो सकती है, हम में भी खराबी हो सकती है, हमें एक्सपेरिमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हमें हमारा पूरा बेस नहीं बना हुआ और हम करने लगे एक्सपेरिमेंट तो बड़ी चीजों को इग्नोर करने लगे, तो ये इम्परफेक्शंस भी एरर का कारण बनती है। एरर आने का कारण पर्सनल भी हो सकता है, जैसे देखो मेरे पास ये स्केल है बेटा, स्केल से आप मेजरमेंट करते हो किसी भी लाइन की, मान लो मैंने लाइन ड्रॉ करनी है, एक तरीका है कि मैं यहाँ ऐसे हूँ, लाइन ऐसे ड्रॉ कर, लाइन ऐसे ड्रॉ कर, यानी मैं टेढ़ा देख रहा हूँ, एट एन एंगल मैं उसको देख रहा हूँ, मैं ऐसे लाइन लगा, ठीक है, दिस इज द रॉन्ग वे। अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो मान लो मुझे 10 सेंटीमीटर लाइन लगानी है, अगर मैं ऐसे लगाऊंगा ना तो हो सकता है वो 10 से थोड़ी कम हो या 10 से थोड़ी ज्यादा हो। एग्जैक्ट वे क्या होता है, बिल्कुल ऊपर आ जाओ, बिल्कुल लाइन ऑफ साइट बनाओ, बिल्कुल ऊपर आ जाओ, यानी जो पेज है जिस पर लाइन ड्रॉ करनी है आपकी आई उसके साथ 90 डिग्री पर होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे बनाओ बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे, तो फिर तो आएगी सही मेजरमेंट, वरना नहीं आएगी। लेकिन हम तो केयरलेसनेस यूज करते ही करते हैं, तो खुद हम एक्चुअली इम्परफेक्ट हैं, हम लोग, हम बातों का ध्यान नहीं देते, परफेक्ट हो सकते हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। इसी तरह एक्सपेरिमेंट में हमने कोई अपरेटस है और उसको लेवल करना है, हमारा जो टेबल है वही थोड़ा टेढ़ा है, यानी एक तरफ से ऊंचा है एक तरफ से नीचा है, उस पर रखा इंस्ट्रूमेंट, उस पर रखा डिवाइस लेवल में नहीं है। ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स में तो ऑप्टिकल बेंच एक प्रैक्टिकल होता है, ऑप्टिकल बेंच का हम उससे फोकल लेंथ वगैरह मेजर करते हैं, लेंस की, मिरर की, ठीक है, वो +2 में आप लोग ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसके लिए लेवल होना बड़ा जरूरी है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेवलिंग होनी बड़ी जरूरी है। वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर होते हैं, ये सारे +2 में आप लोग करोगे तो लेवलिंग होनी बड़ी जरूरी है। लेकिन हमारा जो टेबल है या फ्लोर है रूम का, उसमें थोड़ी स्लांटनेस है, हमारा टेबल टेढ़ा है थोड़ा सा, एक तरफ से ऊंचा एक तरफ से नीचा, लेवलिंग प्रॉपर नहीं है, तो कैसे रीडिंग आएगी। आप लोगों ने 10th क्लास में टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट किए हो केमिस्ट्री में, तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक ब्यूरेट लेनी होती है और उसमें जो है सोल्यूशन डालना होता है, हम रीडिंग लेते हैं, मान लो हमारी हाइट का हम ऐसे देखते हैं, कैसे रीडिंग आएगी सही, या हमारी हाइट ज्यादा है हम नीचे देख, कैसे प्रॉपर सही रीडिंग आएगी। होना क्या चाहिए, छोटे हो तो बेंच लगा के ऊपर चढ़ो, ज्यादा हाइट है तो थोड़े नीचे हो जाओ, एग्जैक्ट सामने आकर देखो ना, 90 डिग्री पर आकर देखो, ताकि पैरालेक्स ना आए और हम एग्जैक्ट रीडिंग ले पाए। ये सारी पर्सनल एरर्स है, ये पर्सनल एरर्स है, अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो सिस्टमैटिक एरर या तो आएगी नहीं, हमारे कारण नहीं आएगी, हम केयरफुल हैं, अगर आएगी तो मिनिमाइज्ड आएगी।
उसके बाद बात आती है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर यानी बाहर के फैक्टर बहुत काम करते हैं, कैसे? टेम्परेचर, प्रेशर, विंड वेलोसिटी, ये बहुत मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करना है और वो करना है से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैं कर रहा हूं वो आजकल जैसे समर का मौसम है, ऐसे मौसम में मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, आसपास का टेम्परेचर ऑलरेडी 40-45 है, तो करना 0 डिग्री पर है। कैसे करोगे एक्सपेरिमेंट? कैसे रीडिंग सही आएंगी? एरर तो फिर आ गई। कोई हमने एक्सपेरिमेंट करना है, उसमें हमने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज करना है, लेकिन हो सकता है वहां प्रेशर कम ज्यादा। हम एक एक्सपेरिमेंट 1 एटमॉस्फेयर पर करना चाहते थे, लेकिन है हम हिली एरिया में, काफी हाइट पर जहां प्रेशर कम है, प्रेशर कम है वहां, हम एक्सपेरिमेंट वहां करने लगे। कैसे सेटिंग आए? हमने एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता करनी है, तो हम करने लगे हिली एरिया में पता। एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आएगी? क्योंकि हाइट के साथ तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट में एरर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अगर आप केयरफुली चलोगे तो ये कम किए जा सकते हैं। ये फैक्टर्स का प्रभाव जो है ना कम किया जा सकता है, एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। फिर लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट के कारण जो एरर आती है वो मैं पहले ही स्टार्टिंग में बता चुका हूं। जब भी कोई स्केल यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका जो मेजरमेंट उससे लेते हैं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो लास्ट डिजिट इज डाउटफुल। ये तो हम सिग्निफिकेंट फिगर से लेकर आज की शुरुआत जब मैंने स्केल से बात करी ये वाली, तो इस तरह की एरर तो आएंगी आएंगी, इस तरह की एरर तो बेटा फिर आएंगी आएंगी। ठीक है, तो इसे हम लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइप है हमारी, दैट इज ग्रोस एरर। ग्रोस एरर कैसे आती है? एरर विच अकर्स मेनली ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन डूइंग एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी केयरलेसनेस। कैसे? सबसे पहली बात, अभी जैसे बातें कर ही रहे थे हम पर्सनल एरर में, रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली। प्रॉपर सेटिंग किए बिना इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेने लगे। जैसे देखो, आप कई बार शॉपकीपर के पास जाते हो, उसके पास डिजिटल बैलेंस होता है, ऑलरेडी रीडिंग दिए जा रहा है, वो पहले क्या करता है, एक नोब बटन प्रेस करता है, उसको पहले 0 पर सेट करता है, फिर मेजरमेंट लेता है और आपको मेजर करके जितना भी आपने मास, जितना भी आपने कोई चीज लेनी होती है वो मेजर करके बैलेंस कर देता है आपको, पहले 0 सेट करता है। लेकिन अगर वो 0 सेट ना करे, आगे ना दिक्कत, प्रॉपर सेटिंग ना करे, आगे दिक्कत, आपको सामान कम मिलेगा। तो इसका मीनिंग ये है कि हमें रीडिंग लेने से पहले प्रॉपर सेटिंग करनी चाहिए। जैसे मैं अभी ब्यूरेट की बात करता हूं, अपनी हाइट को एडजस्ट करो अकॉर्डिंग टू द ब्यूरेट, उसके आओ 90 डिग्री पर, अपनी आईज ऐसे सेट करो और लो रीडिंग प्रॉपर। ठीक, छोटे हो, हाइट कम है, ऐसे देखे जाओगे, ऊपर देखोगे कैसे रीडिंग सही आएगी, हाइट ज्यादा है, नीचे देखोगे कैसे रीडिंग सही आएगी। प्रॉपर सेटिंग करो, वरना एरर इंट्रोड्यूस होनी होनी। ठीक है, टेकिंग द रीडिंग रॉन्गली विदाउट केयरिंग द सोर्स ऑफ एरर एंड प्रिकॉशंस, वही बात। ठीक, रिकॉर्डिंग द रॉन्ग रीडिंग्स, हम गलत काम किए जा रहे हैं और रीडिंग यूज किए जा रहे हैं, और फिर से मैंने एक रेडियस निकाला, रॉन्ग वैल्यू नोट कर ली। फिर मैंने एरिया निकालना था, एरिया मैंने पाई आर स्क्वायर एरिया सर्कल का निकालना था, ये रेडियस यूज करके मैंने पाई आर स्क्वायर यूज करा, तो ये रॉन्ग वैल्यू इसमें डाली, तो एरिया कहां से सही आ जाएगा? ये भी रॉन्ग आएगा, ये भी रॉन्ग आएगा, प्रॉब्लम आ गई। एक बात और मजे की, जब आप टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट करते हो, ब्यूरेट में सोल्यूशन डाल के, एक टाइट्रेशन फ्लास्क होती है, उसमें क्या करना होता है कि हम लोग वहां सोल्यूशन लेके उसमें इंडिकेटर डालते हैं, वो कलरफुल होता है। ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम टाइट्रेशन फ्लास्क में सोल्यूशन डाल के उसको हिला हिला के, एक ड्रॉप डाली हिलाया, एक ड्रॉप डाली हिलाया, उसको कलरलेस करना होता है। टाइट्रेशन फ्लास्क वाले सोल्यूशन को हमने कलरलेस करना होता है। बच्चे पता है एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? जैसे लाइन में ब्यूरेट्स लगी हुई हैं और साथ साथ खड़े एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, इधर ड्रॉप बाय ड्रॉप डाले जा रहे हैं, देख दूसरे कर रहे हैं, हिला रहे हैं, हिला रहे हैं, डाल रहे हैं, और देख साथ वाली को देख, तेरा हो गया, कहता मेरा तो हो गया, ओहो सॉरी मेरा भी हो गया, पता ही नहीं कितना सोल्यूशन डाल दिया बीच में। कई बार ऐसे होता है, ब्यूरेट
कि नॉब को ज्यादा प्रेस करके एक एक ड्रॉप डालने की बजाय काफी सारा सोल्यूशन इकट्ठा ही डाल दिया, लो कर लो बात, इमीडिएटली कलरलेस हो गया, पता नहीं कितना सोल्यूशन डाल। टोटली केयरलेसनेस, हम सीरियस ही नहीं है व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेशन में गलत वैल्यू यूज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट केयरलेसनेस के साथ कर रहे हैं, प्रॉपर सेटिंग नहीं करी। तो इस तरह की जो एरर्स आती हैं इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज व्हेन द पर्सन डूइंग एक्सपेरिमेंट इज सिंसियर। सिंसियर होके काम करो, मेंटली अलर्ट हो, तो फिर ये एरर मिनिमाइज की जा सकती है। वरना भाई ध्यान से काम नहीं करोगे, जब हम ध्यान से काम नहीं करते तो गलती तो आती आती है, उसी को तो एरर कहते हैं। नेक्स्ट, रैंडम एरर, चांस एरर। ये एरर हम एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, इसमें तो आना ही आना है, ये एरर आएगी। दिस एरर अकर्स irregularly due to unpredictable variations in the experimental conditions। इसका कुछ नहीं कह सकते, इसने आनी आना, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण आती है। आप देखो, आप एक ही कंपनी के, मान लो फिलिप्स के 40 वॉट के 2 बल्ब भी ले आओगे ना, वो भी एक जैसी लाइट नहीं देंगे, दिखने में आपको लगेगा एक जैसी है, बट जब आप डेप्थ में जाओगे और उसको एनालाइज करोगे, वहां भी एरर आ जानी है, दोनों अलग अलग तरह की इंटेंसिटी वाली रेडिएशंस दे रहे हैं। इट इज द फैक्ट। अगर मेरे पास एक स्मूथ पेन है और मैं अलग अलग जगह इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर करूं पेन का बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, तो रीडिंग अलग अलग आ सकती है। बड़ा सिंपल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता ही होता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे देखो हम कहते हैं परमात्मा परफेक्ट है, तो बंदा जो काम करेगा उसमें थोड़ी बहुत कमी आनी है, इम्परफेक्ट होने होना है, तो ये एरर तो आएगी। कभी टेम्परेचर के कारण आ गई, कभी प्रेशर के कारण आ गई, कभी हमारी मेजरमेंट के वेरिएशंस के कारण आ गई, किसी भी कारण आ सकती है, ये एरर तो आएगी ही आएगी। दिस एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट कैन बी रिड्यूस्ड। फिर करें क्या? इसके लिए क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। जैसे आप लोगों ने 10th 9th में एक्सपेरिमेंट करे, उनको टीचर क्या कहता है कि 20 रीडिंग लो, 10 रीडिंग लो, फिर उनकी एवरेज ले लो। क्योंकि जब हम काफी सारी रीडिंग्स लेते हैं और एवरेज लेते हैं, तो ये रैंडम एरर काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है, एलिमिनेट नहीं होती, रिड्यूस हो जाती है। जैसे देखो, इफ इन 100 रीडिंग्स, 100 ऑब्जर्वेशन में, in 100 observations, say the random error is, जो random error is x, ठीक है। if we take 400 readings, 400 ऑब्जर्वेशन लेंगे, then random error क्या हो जाएगी, x/4, ठीक है। तो देख लो ये काफी रिड्यूस हो जाती है, जितनी रीडिंग ज्यादा लोगे उतनी रैंडम एरर रिड्यूस होती जाएगी। यानी रैंडम एरर जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितनी ऑब्जर्वेशन ज्यादा लोगे उतनी रैंडम एरर कम आएगी, यानी बाद में अपनी एवरेज लेनी है, बाद में एवरेज लेनी है, तो रैंडम एरर रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अब बात आती है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। भाई एब्सोल्यूट एरर क्या लिखेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एरर का तरीका तो यही है, ठीक है। अब ट्रू वैल्यू आएगी कैसे, हाउ टू फाइंड ट्रू वैल्यू। हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी कैसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है कि ट्रू वैल्यू कैसे आती है। बेटा एक बात तो हमने अभी अभी सीखी कि जितनी ज्यादा रीडिंग्स लोगे और एवरेज लोगे, एरर मिनिमाइज हो जाएगी, एरर ऑलमोस्ट काफी कम हो जाएगी। अगर एरर कम हो जाती तो हम सही वैल्यू के पास पहुंच गए, हम सही वैल्यू के पास पहुंच गए। देखो एरर जितना कम होती चली जाएगी, हमारी कैलकुलेशन उतनी एक्यूरेट होती चली जाएगी, ठीक है। तो हम एक्यूरेट होती चली जाएगी तो ट्रू वैल्यू के पास पहुंचते जाएंगे। तो दिस इज द वे टू फाइंड ट्रू वैल्यू। यानी टू फाइंड ट्रू वैल्यू हम क्या करेंगे, वी टेक नंबर ऑफ रीडिंग्स, वी टेक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे एंड देन टेक देयर एवरेज।
फिर हम उसकी एवरेज लेंगे, ठीक है। दैट एवरेज वैल्यू इज टेकन एज ट्रू वैल्यू। उसको हमने ट्रू वैल्यू लेना है बच्चे, उसको हमने ट्रू वैल्यू लेना है। यानी आप क्या करोगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, ढेरों ऑब्जर्वेशन लोगे, उसकी एवरेज निकालोगे, उस एवरेज वैल्यू को, क्योंकि एवरेज वैल्यू जो है वो काफी एक्यूरेट है, नजदीक है ट्रू वैल्यू के, ऑलमोस्ट ट्रू है, तो हम उसको ट्रू वैल्यू माना करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेट एन एक्सपेरिमेंट, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में वी टेक एन रीडिंग्स, हमने एन रीडिंग्स ली, रीडिंग्स मीनिंग ऑब्जर्वेशंस, एन ऑब्जर्वेशंस, कौन कौन सी, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN, ठीक। तो फिर हम क्या करेंगे, इनका मीन लेंगे, मीन मीनिंग एवरेज। तो एवरेज क्या होती है, सभी का सम, सभी का सम करेंगे, ऑन क्या करेंगे, n, ठीक है। तो जो ये AM आया है, दिस AM इज टेकन एज ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी अंडर ऑब्जर्वेशन। जिस क्वांटिटी की आप कैलकुलेशंस बना रहे हो उसकी ट्रू वैल्यू है जो अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसके बारे में हम काम करते हैं। तो हमारा बड़ा सिंपल तरीका रहेगा ट्रू वैल्यू पता करने का, टेक सो मेनी रीडिंग्स, ऑब्जर्वेशंस एंड देन टेक देयर एवरेज, उनकी एवरेज वैल्यू, दैट एवरेज विल बी टेकन एज ट्रू वैल्यू। मैं अभी आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए। फिर हम बात करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी। देखो मैंने कितनी रीडिंग्स ली, मैंने रीडिंग ली A1, A2, A3, AN ऑब्जर्वेशंस ली है ना, इतनी ऑब्जर्वेशंस ली, ठीक, इतनी ऑब्जर्वेशंस ली, और AM जो इनका मीन था उसको क्या लिया, ट्रू वैल्यू लिया, ऐसे एवरेज ली, और AM को क्या कहा, मीन वैल्यू को क्या कहा, ट्रू वैल्यू। मुझे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, तो क्या करेंगे, पहले बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, वो क्या आएगी, देखो भाई, डेल्टा A1, एब्सोल्यूट एरर को ऐसे लिखा जाता है डेल्टा से, A1। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ट्रू वैल्यू दैट इज AM माइनस मेजर्ड वैल्यू, पहली रीडिंग की मेजरमेंट A1। तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ये तो डिपेंड करता है, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, ठीक है बच्चे। तो ये पहली रीडिंग में, पहले ऑब्जर्वेशन में एरर आ गई, देखो ट्रू वैल्यू ये है और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन A1 है, इन दोनों का डिफरेंस एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आ गया, फर्स्ट रीडिंग आ गया। नो एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, दिस इज द सेकंड रीडिंग, क्या लिखूंगा, डेल्टा A2 इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू मेरे पास AM है और मेजर्ड वैल्यू सेकंड वाली A2, ये एरर आ गई, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, ठीक है। बात करेंगे इन थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर क्या आएगी, ट्रू वैल्यू माइनस थर्ड रीडिंग या थर्ड ऑब्जर्वेशन, करते चले जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, इन nth रीडिंग, nth ऑब्जर्वेशन दैट इज AM माइनस AM, ठीक है, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। अब मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर लिखना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, देखो इन सभी का मीन डेल्टा AM यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो क्या करेंगे, मीन हमेशा बेटा मैग्नीट्यूड का लिया जाता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, मुझे मोड लेकर बात करनी है, क्योंकि एवरेज हमेशा मैग्नीट्यूड्स की ली जाती है। तो ये जितनी भी आपके पास अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं उनका मीन ले लो, वो बन जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर।
इस तरह करते चले जाएंगे अपॉन एन। तो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो एक मेरे पास आई है मीन वैल्यू। देखो बच्चे, पहले हमने निकाली मीन वैल्यू। क्यों? मुझे ट्रू वैल्यू पता करनी थी। एब्सोल्यूट एरर कैसे होती है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ट्रू वैल्यू पता करनी थी। ट्रू वैल्यू को हमने डिस्कस करा कि जो ये मीन वैल्यू है उसको मैं ट्रू वैल्यू कहूंगा। एक बार मुझे ट्रू वैल्यू मिल गई, फिर मेरे लिए बड़ा आसान है अलग अलग एक एक रीडिंग में एक एक ऑब्जर्वेशन में एरर निकालना, एब्सोल्यूट एरर निकालना। हमने एक एक ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर निकाली, फिर उसका भी मीन ले लिया, ताकि मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर पता चल जाए कि मेरे एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू ये थी और मीन एवरेज मीन एरर इसमें इतनी आई। मेरे एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू ये थी और मेरे एक्सपेरिमेंट में एवरेज एब्सोल्यूट एरर इतनी आई। ये मुझे क्लियर होना चाहिए कि ये मेरी ट्रू वैल्यू, ये मेरी एरर। एरर मीनिंग मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। आपको पता है फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? वही फ्रैक्शनल एरर, इसे मैं लिखूंगा रिलेटिव एरर, ई आर से लिख लेते हैं। रिलेटिव एरर ये क्या आएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। जैसे मैंने मीन वैल्यू कहा, दिस इज फ्रैक्शनल एरर, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मुझे दोनों को डिवाइड करना है और ये ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मीनिंग जो मैंने मीन वैल्यू ली थी, मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये एरर्स का मीन है। ध्यान दो, ऊपर क्या है? एरर्स का मीन, नीचे है ऑब्जर्वेशंस का मीन। ऑब्जर्वेशंस के मीन को कहना है ट्रू वैल्यू और ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, ऑब्जर्वेशंस का मीन। बात सिंपल, क्वाइट सिंपल। फिर आगे बात आती है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होती है? ईपी परसेंटेज एरर। ई आर फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास परसेंटेज एरर आ गई। ओके बेटा, तो अब करते हैं एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, ताकि ये सारी बातें क्लियर हो जाए। बच्चे, मेरे पास क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव द वैल्यूज। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकाला हमने, इतनी ऑब्जर्वेशंस ली इसकी। ठीक है, यानी ऑब्जर्वेशन क्या ली मैंने? A1 फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग मेरे पास आई बच्चे, दैट इज 1.29। सेकंड रीडिंग मेरे पास आई 1.33। थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरे पास आई, देखो रीडिंग या ऑब्जर्वेशन आप कुछ भी कह सकते हो, परेशान नहीं होना कि ऑब्जर्वेशन कह रहा हूं कभी रीडिंग कह रहा हूं, एक ही बात। ठीक है, A5 आया 1.32, A6 आया 1.36, A7 आया 1.30 और A8 आया 1.33। तो मुझे क्या करना है? पहले मीन वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहला मेरा काम है मीन वैल्यू पता करना, मीन वैल्यू। और इसको मैंने क्या लेना होता है? ट्रू वैल्यू। याद है ना, मीन को हम क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू। तो क्या करेंगे? सभी का सम, दैट इज 1.29, 1.33, 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33। कौन क्या करेंगे? 8, क्योंकि 8 मेरे पास ऑब्जर्वेशन है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा ये 1.3275। सभी का सम करके 8 से डिवाइड करूंगा, ये आएगा। तो मेरे पास देखो 2 डेसिमल प्लेसेस मैंने रखने हैं, तो मुझे यहाँ राउंड करना है, तो आगे देखूंगा, आगे नंबर 5 से ज्यादा है तो ये 1 बढ़ जाएगा, तो ये 1.33 आ गया आफ्टर राउंडिंग ऑफ। मेरे पास किया। ठीक है, तो ये मेरे पास ट्रू वैल्यू आ गई। ट्रू वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बच्चे? 1.33। अब मुझे क्या करना है? मुझसे आगे पूछा एब्सोल्यूट एरर निकालो, तो वही मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर, एक एक रीडिंग में भी निकालूंगा, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा। ठीक है, सबसे पहले अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले
एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। जो फर्स्ट रीडिंग है उसमें क्या आएगी, फर्स्ट मेजरमेंट में, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में, दैट इज डेल्टा। देखो बच्चे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, मैं चलो A1 से लिखता हूं, वैसे म्यू भी लिख सकते थे, चलो नहीं वैसे क्या होगा, ट्रू वैल्यू 1.33 और पहली रीडिंग क्या है, पहली ऑब्जर्वेशन, पहली मेजरमेंट 1.29। इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट दिस। ठीक, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, सेकंड रीडिंग, ट्रू वैल्यू माइनस 1.33, तो ये 0 आ गया, 0.00। ठीक है, उसी रूप में लिखते हैं क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर पड़ा हुआ है, पता है कैसे करते हैं। सेकंड का काम भी हो गया, अब थर्ड में आ जाओ, दैट इज थर्ड मेजरमेंट 1.33 माइनस 1.34। देखो थर्ड क्या है मेरे पास 1.34, इनको सब्ट्रैक्ट करो, व्हाट यू गेट, माइनस इतना आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास इतना आ गया। अब आ गई फोर्थ रीडिंग, डेल्टा A4, ट्रू वैल्यू ये माइनस फोर्थ कितनी है 1.35 और ये मेरे पास बन गया -0.02। ठीक है जी, इस तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे है एब्सोल्यूट एरर इन सिक्स्थ रीडिंग, डेल्टा A6, तो क्या आ जाएगा 1.33 ट्रू वैल्यू और 6 वैल्यू क्या है, चेक करो 6 वैल्यू क्या है मेरे पास, 5 हो गया था, 6 वैल्यू 1.36, दिस इज 1.36। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे व्हाट यू गेट, -0.03। ओके, फिर इन सेवंथ रीडिंग दैट इज डेल्टा A7 1.33, ठीक, माइनस 7 वैल्यू कितनी है भाई, चेक करो 1.30, दिस इज 1.30, तो ये बना 0.03 पॉजिटिव। अब एट्थ रीडिंग डेल्टा A8, वो क्या आएगा 1.33 माइनस 8 कितना है अभी 1.33, दिस इज 1.33, दैट इज अगेन 0। ठीक है, तो ये 8 की 8 एब्सोल्यूट एरर्स आ गई। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा AM, याद है ना सभी का मोड लेना है, यानी जो नेगेटिव आंसर आए हैं ना उनको भी पॉजिटिव मोड लेकर बात करेंगे। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, मोड लेने हैं। कल को हम जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो सीधा ही ले लिया करेंगे भाई, वो तो हमें पता ही है। फिर सभी का सम अपॉन 8। चलो क्या क्या वैल्यूज आई, सबसे पहले वैल्यू आई थी 0.04012 वाली, है ना, तो ये होगी 0.04, 0.00 प्लस 0.01। देखो मैंने नेगेटिव को भी क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया क्योंकि मोड लेना है। 2 प्लस 0.03, कितनी वैल्यूज हो गई 1 2 3 4 5, पांचवी वैल्यू रहेगी। 5 वाली वैल्यू हमने निकाली नहीं क्या, 6th की निकालनी, 5th भी निकालनी थी, एब्सोल्यूट एरर इन 5th भी तो निकालनी थी बेटा जी। तो रहेगी हमारी 1.33 माइनस 5th कितना था 1.32, यानी 0.01। ठीक, तो यहां मेरे पास बच्चे आना था ये आना था 0.01। ठीक है, फिर ये 0.03, नेगेटिव नहीं ले रहा क्योंकि मोड लेना है, 0.03। ठीक है, फिर 0.00 अपॉन क्या करना है 8 करना है। जब आप सारा सोल्व करोगे यू विल गेट दिस थिंग। ठीक, 0.0175 यू गेट 0.02, इसको राउंड कर दो यहाँ, आगे नंबर 5 से ज्यादा है तो 0.02, यानी मेरे पास डेल्टा AM मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई 0.0। ठीक, तो ट्रू वैल्यू कितनी आई 1.33। देखो ट्रू वैल्यू आई थी 1.33, इधर लिख देते हैं
ट्रू वैल्यू आई थी 1.33 और मीन एब्सोल्यूट एरर आई है 0.02। फिर नेक्स्ट मुझसे क्या पूछा गया, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अब दो चीजें रह गई, ठीक। रिलेटिव एरर क्या होगी, ई आर, वो क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो डिवाइड कर दो दोनों को, दैट इज 0.02 अपॉन 1.33। जब आप इसे सोल्व करोगे 0.015 आ जाएगा, ठीक है। तो कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। आगे परसेंटेज है, यानी देखो आएगा तो ये पॉजिटिव ही, क्योंकि ये मीन है, नीचे भी मीन। प्लस माइनस इसलिए लगाया, दैट कैन बी हायर देन द ट्रू वैल्यू, दैट कैन बी लोअर देन द ट्रू वैल्यू। परसेंटेज एरर क्या आएगी, ई आर को 100 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस 0.015 इंटू 100, दैट इज प्लस माइनस 1.5। ठीक, इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। दिस इज अबाउट द एरर ऑफ मेजरमेंट। कल हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे एरर में, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं। रियली यू लव इट, आपको बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।